अन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। तो अभी हम लोग ना क्लिनिकल संभाषा 23 तारीख का शुरू कर रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों को पहले तो को होस्ट बना देता हूँ कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं चला गया तो आप लोग संभालिएगा। हाँ, अभी हम लोग ना क्लिनिकल संभाषा शुरू कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। जी, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे कि नहीं एक बार चेक करिए। डॉक्टर श्वेता मैम, आप एक बार चेक करिए। तकदीर सिंह जी, आप कुछ सर हो रहे हैं, अनम्यूट हो रहे हाँ, हैं। तकदीर सिंह जी आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? जी सर। हाँ, प्रणाम सर, बोलिए। प्रणाम सर। मैंने तो सर एक तो केस डिस्कस करना था। हाँ, करिए। लेकिन सर मैंने एक चीज और कहनी थी। जैसे आपने आज अमरप्रीत पढ़ाया था हाँ और सरोज सर ने जैसे बताया, हमें ऐसा का सर कभी पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ, ये अलग है, पांच भौतिक चिकित्सा का सिद्धांत है। नहीं सर, जो सरोज सर ने भी बताया ना कि त्रिदोष के हिसाब से, हमें वो भी कभी किसी ने नहीं पढ़ाया कि अम्लपित्त जैसे क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, द्रव्य होती है। ये हाँ, सर टॉपिक ऐसे हमें कहीं पढ़ाए नहीं गए कभी। कोई बात नहीं, आप यहाँ तो सीख रहे हैं ना। और हाँ ऐसे ही देखने में मिलता है। किसी पेशेंट को हार्ट बर्न रहता है, ऐसा जी जी। अम्लपित्त रहता है, हेडेक रहता है। और कुछ लोगों को उल्टी आता है, हुरलास होता है, द्रव गुण से बढ़ जाता है। सर मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज देखी थी कि जैसे कईयों को एसिड बॉडी में, जब एसिडिटी, कई कहते हैं ना सुबह खाली पेट कैप्सूल खाते हैं जो, हाँ। उनमें से कईयों को जैसे होता है कि जो ऊपर को दर्द आती है ना, दिल की तरफ और डायफ्राम की तरफ, हाँ। वो कई बार होता है कि बॉडी में एसिड कम बन रहा होता है, उसकी वजह से भी सर ऐसे होने लग जाता था। मैंने अपने देखा था कईयों में। ठीक है, चलिए सर केस बताइए। केस हाँ बताइए, कुछ केस जी सर। बताइए। सर केस ये था कि जो मैं आपको थायराइड का फॉर्मूला पूछ रहा था ना, हाँ। तो वही पेशेंट था। मैंने उनका पूरा डायग्नोस लिया था। हम्म। तो उन्होंने पहले तो बताया था कि मुझे थायराइड का इशू है। लेकिन जब मैंने उनके प्रश्न प्रश्न किए अलग अलग टॉपिक के ऊपर कि ऐसे ऐसे आपको ये इशू है, ये इशू है, तो सर फिर उन्होंने बताया कि उनका लीवर भी फैटी है और डाइजेशन में भी इशू है। और लीवर फैटी का वही था कि थकावट थी, हार्डनेस आ गई, कंफ्यूजन होना, घबराहट होनी। और सिर में सर वो एक कह रहे थे कि सिर में अजीब सी ना सेंसेशन सी होती है सिर के अंदर। मैंने उनको पूछा था कि कुछ बता सकते कैसी सेंसेशन होती है, कि दर्द होती है क्या? वो कह रहे मुझे समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन अजीब सी एक सेंसेशन होती है। तो मैंने तो फिर वही सर परिणाम निकाला था कि उनको भी वही है कि एक तो लीवर की फंक्शनिंग खराब हो गई है, अस्थि वहां पर
मेद धातु की वहां पर आने की वजह से लीवर के ऊपर यकृत पे। तो मैंने अभी तो उनको ये ट्रीटमेंट शुरू किया था कि पहले तो लहसुन आदि बटी 1 हफ्ते के लिए कहा था खाने के लिए। तो फिर मैंने उनको अब इस हफ्ते इस वीक जब आएंगे वो उसको आरोग्य वर्धनी मधुर गूगल चंद्र प्रवर्टी और गुरुची सतुवटी ये दूंगा सर। तो ठीक है। हाँ सही है। और इसके किसी को बाद कुछ ऐड करना है तो करिए, और भी लोगों को बुलाते हैं। उसके बाद थायराइड की ट्रीटमेंट शुरू करूं? हाँ, दीपन पाचन से ही शुरू करना चाहिए। जी जी ठीक है, और कोई केस है तो बताइए, नहीं तो और कोई ऐड करना चाहते हैं सर को? सर जो वो थायराइड वाला योग है उसमें पुनर्नवा, वचा और गिलोय सत्व है या गिलोय चूर्ण है? तत्व तो वो मतलब मैक्सिमम हम कितनी मात्रा में दे सकते हैं? जैसे समान मात्रा नहीं, में पहले मिक्स कर दीजिए। वो समान मात्रा में मिक्स करके मैंने एक पेशेंट को दिया है, तो एक्चुअली मेरे को ये डाउट था कि गिलोय सत्व हम एक दिन में कितना दे सकते हैं, जैसे उसको मिक्स कर लिया हम। उसमें क्या 125 mgm, हमारे सर के पास तो गोलियां रहती है उसकी, थायराइड फार्मूला की गोलियां हैं, उसको ग्रंथि प्रसादन वटी ऐसे सर ने नाम दिया है। नहीं नहीं सर, जैसे मैंने मिक्स कर लिया और पेशेंट को समान मात्रा में देना, जैसे 100 ग्राम पुनर्नवा मिक्स किया, 100 ग्राम बचा मिक्स नहीं किया और ऐसे 100 नहीं, ग्राम गिलोय सब पहले मिक्स कर दीजिए, सब मिक्स कर दीजिए और उसके बाद में आप 7 दिन का डोज निकालिए। अच्छा, मतलब 100 ग्राम 300 ग्राम जैसे मिक्स हो गया तो वो 300 ग्राम की 7 दिन में खत्म हो जाए ऐसे? ये क्या क्वेश्चन है, ये ऐसे क्या नहीं क्वेश्चन नहीं है? सर, नहीं नहीं मैम, पर डे कितना हो मतलब रहा है? 250 मेरा ग्राम। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली गिलोय सत्व को लेकर सिंगल है डोज। कि उसको सिंगल डोज नहीं मैं पूछ रही मैम, इसी में जैसे हमने कॉम्बिनेशन में दिया, जैसे मैंने एक पेशेंट को दे चुकी हूँ मैं, तो अभी मेरे को किसी के लिए बाहर भेजनी थी मेडिसिन ऑस्ट्रेलिया में, जो मैंने एक पेशेंट पहले आपसे मैम डिस्कस आप किया था। बताइए, श्वेता मैम आप बताइए। मैम जैसे जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बताती हूँ। जैसे सर ने बताया कि 125 मिलीग्राम अगर गुरुची सत्व का डोज है तो पुनर्नवा और ये भी आप बच्चा भी आप उतना ही 125 mg लेके 375 mg की पूड़ी बनेगी, एक डोज होगा वो पेशेंट का। ये मेरे समझ में आया सर। जी सर। यही मैं भी बोल रहा हूँ, तो फिर आप डिसाइड करिए ना कि कितना हुआ। नहीं नहीं, 250 वो तो ठीक है। mgm पर डे। आपने जैसे वो बताया था ना कि आधा चम्मच उसको सुबह डिब्बा भर के उसको दे दिया, मैंने ऐसे ही किया, उसको आधा चम्मच उसको सुबह बोला, आधा चम्मच शाम को, तो फिर अब गिलोय देखिए, सत्व की डोज ज्यादा हो ज्यादा जाएगी ना? ज्यादा भी गया तो कोई तकलीफ होती नहीं है, बस ये है कि बच्चा है तो वो बमनो पग होता है, तो इसीलिए हम ठीक लोग है। आधा टीस्पून तक ही आप ना डिसाइड करिए ना, 125 mgm डोज होता है, हम लोग पूड़ी में बना के दे देते तो हैं। फिर ठीक है, फिर उसको कम मतलब कर दूं मैं? हाँ ठीक है। और सर वो जो पेशेंट को मैं वो दे रही हूँ राइनाइटिस और टिनेटस के लिए, दोनों दे रही हूँ, वो कितनी देर तक इतनी इतनी मात्रा में देना उसको? 10 ml दे रही हूँ मैं, 10 ml ये शबयतू ऑयल और 10 ml ही वो दूसरे वाला शीर वाला, तो मॉर्निंग इवनिंग ऐसे करके दे रही हूँ, करण पूरन भी और नस से भी। तो ये कितने दिन तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैंने उनको अभी 10-15 दिन का आइडिया दिया, तो ऐसे कितने दिन तक कर सकते हो कंटिन्यू? कितना दिन आप 45 डेज तो दीजिए ना, आप जब तक पेशेंट ठीक नहीं होते तब तक देना है आपको। नहीं नहीं, उसके बाद मैंने आपसे वो कल बात की थी, तो वो मंगवाऊंगी मैं रामेठा और पंचेंद्रिय वर्धन ऑयल, तो उसके बाद वो देना है। तो ये उस 45 डेज के अंदर इंक्लूडेड है या अभी ये 15-20 दिन करके फिर आपका जो नेक्स्ट ऑयल वाला अभी उससे? मेरे पास पेशेंट नेम मैं कैसे बताऊं आपका, ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे दूं? नहीं नहीं सर, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो जो ऑयल है ना वो लगता बहुत है, तो वो एक तरह शोधन ऑयल हुआ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये। गोल्डन ऑयल है तो हम 7 दिन तक देते हैं यूजुअली, और उसके बाद में ठीक है। देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ अश्विनी मैम करके एक आती है, अश्विनी मैम, कर्नाटक की, जी उनके भाई को क्रॉनिक साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम था, उन्होंने 1 मंथ दिया था कंटिन्यू। ठीक है, मैं उनको फिर ये कंटिन्यू करके फिर साइड वाइज आपका वो जब आ जाएगा तो वो कंटिन्यू कर लूंगी, इसके साथ में चेंज कर उन्होंने करके दे दूंगी। एक महीना पूरा दिया, तो फिर उसके बाद में 5 महीना हो गया, नहीं 6 महीना हो गया, उसके बाद फिर से साइनस का प्रॉब्लम ही नहीं है उनको। नहीं, उनको भी काफी आराम है सर, छींके नहीं आई, आज 5 दिन हो गए, ना छींके आई, ना हेडेक हुआ और
ना ही वो जैसे उनकी जो टेम्पोरल साइड पे जो वेन्स थी काफी वो रेस सी हो जाती थी, वो नहीं हुई। 5 दिन से और मैं क्या कंटिन्यूस। कितना दिन देना है दवाई, ये मैं कैसे बताऊंगा अब। काश मेरे को ऐसे दिव्य शक्ति होती, फिर मुझे नहीं नहीं आपके सर, पेशेंट, उसलिए नहीं मैंने मैंने तो पूछा, आपके पेशेंट को देखा भी नहीं मैंने है। सिर्फ शोधन नशे के लिए पूछा, और क्वांटिटी जैसे मैं 10-10 ml दे रही हूँ, मैं इसलिए पूछ तो रही हूँ, आप अदरवाइज नहीं पेशेंट को पूछती। ऐसे, आपको देखने से तो थोड़ा आइडिया है होगा ना कि कितना दिन देने की जरूरत होगी। मैंने तो पेशेंट का चेहरा भी नहीं देखा, पेशेंट का क्या तकलीफ है मुझे नहीं मालूम है। ठीक है सर, थैंक आप यू। डिसाइड करिए, आप खुद इंटेलिजेंट है कि कितना दिन देना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि आप 1 साल दीजिए और जरूरत ही नहीं है तब भी आप 1 साल देंगी, तो बिना देखे मैं कैसे बताऊं। ठीक नहीं है, सर, एक्चुअली क्वांटिटी 10 ml थी, इसलिए मैंने पूछा, अदरवाइज नहीं कोई पूछती मैं साइड इफेक्ट एक्चुअली। नहीं होता है, आप डालते रहेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आप ठीक डाल सकते ठीक हैं। है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आपने हैंड रेज किया है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर वो आपकी दवाई मिल गई थी सर मुझे, ब्रेचन बटी। तो आपने दिया क्या, खिलाया क्या? सर आज ही मिली है वो मुझे। अच्छा सर, आप हाँ एक बार खा के देखिए, फिर आप मेरे को याद करेंगे लाइफ लॉन्ग। सर मुझे तो पता है सर उस पर स्ट्रॉन्ग ब्रेचन है, तो मैं ये पूछ रहा था सर, 1 या 2 टैबलेट रसायन काल में कितनी देनी? बिल्कुल 2 नहीं देना है, 1 ही देना है, बस एक ही। एक ही देना है ना रसायन काल में सुबह? हाथी को भी देंगे, हाथी को भी विरेचन हो जाता है। हाँ तो सर रसायन काल में सुबह एक ही देना ना? एक ही, हाँ पहले घी खिला दीजिए, पेट में ये होना चाहिए, स्नेहन होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 कभी नहीं दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जी सर, आपने उसमें लिखा भी है, उसमें अगर जरूरत पड़ती है तो उसको नींबू का रस निकाल करके 2 चम्मच और 1 चम्मच पानी में मिला करके देना, हाँ अगर ऐसी कभी होता है लूज मोशन तो। हाँ, जी सर ठीक है सर। अच्छा सर नहीं देंगे रात तो में पेट दर्द होगा। जी तो उसको रात में कभी नहीं देना ना? रात नाइट में में? दे सकते हैं, नींद खराब होती है, लेकिन दे सकते हैं। नहीं ठीक है सर, सुबह मॉर्निंग में ही सही है। जी हाँ, सर। सर मैं कल से उनका स्टार्ट करवाता हूँ, तो मैं आपको रिपोर्ट और करता हूँ। क्या रिजल्ट क्या है सर? सर अभी तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर रखा, उनका बेटा चला गया दिल्ली, जो हाँ, उनका बेटा उनकी केयर करता है, वो उनकी ससुराल है वहां पर, वो वहां घूमने चलेगा। और वो अभी तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो थोड़ा सा केयर नहीं करते पेशेंट का, ये इसलिए मुझे भी थोड़ा अनसेटिस्फेक्शन रहा, वो हाँ, अच्छे से केयरिंग नहीं है। अच्छा। हाँ तो लेकिन मैं उनको पुश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसा भी, अब इतना ही अपन कह सकते हैं, अपन देख सकते हैं, अब दवाई बता सकते हैं, बाकी अब फुल टाइम अपन कैसे उनको दे सकते नहीं कर सकते। हैं। हाँ तो ये है सर। मैं अभी एक पेशेंट है सर, मैं आप उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर ठीक आपके है, पास अभी है सर। ठीक है, जी सर ठीक है सर। थैंक यू। और प्रणाम सर। डॉक्टर, हाँ थैंक यू। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट कैसे हैं? भट्ट साहब, सर प्रणाम। खाना खा रहे हैं क्या? नहीं सर, खाना खा लिया मैंने आज पहले। अच्छा पहले खा लिए, बताइए सर। सर वो ठीक है, स्टेबल है उनका। उनका जो काउंट्स है वो नॉर्मल आ गया उनका। और आपका प्लेटलेट काउंट भी कम हो गया, उनका इन्फेक्शन भी कम हो गया, उनको यूरिन में पत्थर आ रहे थे। तो अभी आज से अपन ने अपना मेडिसिन दोबारा चालू कर दिया उनको। मैं कल जा रहा हूँ, अम्बु शोषणगण आपको बताऊंगा। हाँ सर, कल फोन को कीजिए। अगर आप चले मतलब मिल जाएगा तो वो और अपन चालू कर देंगे। बाकी ठीक है, पेशेंट स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप खुश है ना? रिजल्ट से आप खुश है ना? हाँ सर, खुश हैं सर। जी सर, जी सर। बस सर पूरा ठीक हो जाए तो और अच्छा, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा सबका। हो जाएंगे सर। जी सर थोड़ा अर्जेंट है सर, एक थोड़ा सा सर। ठीक है, गंगवार सर बोलिए, सर बोलिए। सर मैंने एक पेशेंट था, उसे हेडेक था सर, और उसकी सर नेल ऑब्स्ट्रक्शन था। तो सर 10 दिन से पहले एक दिन बचा तेल डाल रहे थे सर, और 2 दिन सर आपका जो एक्सरे कावटी डाल रहे थे। तो सर अभी फोन आया पेशेंट का कि आँख के पीछे अचानक जो है सर क्या कहते हैं दर्द हो रहा है, और जलन जैसी हो रही है बहुत ज्यादा। बचा तेल डाला उन्होंने 4-5 बूंद। जलन हो रही 10 है? दिन से हाँ जलन हो रही है, और सर दर्द हो रहा है, आँख से पानी भी निकल रहा है। तो सर कब क्या डाला? करें? नस से कब दिया था सर? अभी अभी सर उन्होंने अपने आप ही डालते हैं वो लोग। कोई बात अभी नहीं, अभी नस आप बोलिए कि आप थोड़ा सा बैठ जाइए, वो तेल नीचे सरक जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं तो सर कह रहे दो बार फोन आ चुका है, क्यों उनका क्या बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, मतलब बर्निंग सेंसेशन और हेडेक। बोलिए आधा घंटा बैठ जाइए, तेल ऊपर जो गया है वो नीचे उतर जाएगा, पेशेंट को ठीक लगेगा। बैठने अच्छा सर। बैठना ही इलाज है, और कुछ नहीं है, वो नीचे सरक जाएगा तेल। अच्छा अच्छा सर। अभी वैसे तो मैंने काम 8:30 हो काम गए। दूसरा
9 जी बजे सर। से आप पूछेंगे तो वो ठीक हो गए होंगे। ठीक सर, ठीक है सर। मैंने ये दिलवा दिया था, तो उस बात काम उधर स्थान होती हो, वो दिलवा दिया मैंने। और मैंने कहा भाई थोड़े ठंडे पानी से गुलाब जल से आप धो लो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। बच्चा जी जी तेल थोड़ा सर। कट्टू कट्टू उष्ण होता है ना, वो डालने के बाद जी थोड़ा सर, ऐसा ठीक होता है, आधे घंटे में नीचे उतर जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक ठीक ठीक, आप थैंक यू 9 सर। बजे बताइएगा क्या है उनका। ठीक सर, ठीक सर। ठीक है, थैंक यू। और थैंक यू। नवजोत कौर मैम, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, हाँ जी जी, प्रणाम सर, प्रणाम कैसी सभी को। हैं आप? हाँ जी सर, बहुत अच्छी। जी हाँ जी सर, कल एक केस डिस्कस हो रहा था अंजना मैम से, वो फिर मैम का नेटवर्क थोड़ा अंजना मैम आई है क्या? अंजना मैम अभी जुड़ेंगी, फिर आपको पूरा बताएंगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और अनुरिता मैम कैसी हैं, खाना खाई क्या अनुरिता मैम? सर अभी खाना ही खा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का लेक्चर है आधे घंटे में। अच्छा, आप पढ़ाती भी हैं? आपकी समाशा सुनती हूँ मैं, कहीं पे भी रहे। जी ठीक है, पहले खाना खाइए, सबसे पहले खाना खाना जरूरी है। सर आज 3-3 6-6 लेक्चर्स देती हूँ मैं। आज मैंने सबको टॉपिक दिया, तो थोड़ा क्या क्या पढ़ाएंगी, एनाटॉमी में क्या पढ़ाएंगी? केसेस अच्छी डिस्कस होती है, सुनती हूँ। लेकिन आप क्या पढ़ाएंगी, टॉपिक क्या है? बोन्स, श्रोते शरीर कर रही हूँ सर, श्रोते। वो तो शरीर, अच्छा ठीक है ठीक है, पहले खाना खा के फिर पढ़ाइए आप। हाँ हाँ, आज थोड़ा दोपहर में देर हो गया था ना, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? आशा मैम, आपके कुछ पेशेंट का कुछ बताना है? मेरे एक पेशेंट थी, उनको ना ये हो रहा था, मतलब एडिनोमायोसिस। मैंने बताया था 2-3 दिन पहले कि एक लड़की है 27 ईयर्स की, उसको एडिनोमायोसिस, मेनोरेजिया, एंडोमेट्रोसिस, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। तो उसको ना हर 6 दिन तक उसको हैवी मेंसेस जा रहे थे, हैवी मेंसेस, और डिसमेनोरिया भी होता था। तो मैंने उसको शीरबला तेल का बस्ती दिया, और बाकी मैंने यही सब दवाई दिया, कुबेराक्स वगैरह। तो उसका ना मेंसेस 2 ही दिन आया, और उसके बाद बंद हो गया, लेकिन उसका पेन हो रहा था बहुत ज्यादा, पेन बंद नहीं हुआ। तो अभी मैंने कहा है कि आपका तो क्रॉनिक है, अब मैंने आज भी बस्ती दिया है, अभी देखते हैं क्या बोलती है। डिसमेनोरिया और इतने बड़े बड़े बीमारी हो रहे, हेतु यही मिलता है कि वेग अवरोध करने से सब हो रहा है। तो सर सिर्फ शीरबला का ही बस्ती दिया? हाँ, शीरबला का ही दिया। शीरबला तेल का मेरा 101 आवर्ती वाला दिया ना, तो कितना भी हैवी मेंसेज आ रहा है एकदम कंट्रोल कर देता है। लेकिन उसके यूट्रस में इतना ड्राइनेस है, इतना ड्राइनेस है कि उसको ऐसा लग रहा था कि मतलब रेडिएटिंग पेन हो रहा है, वजाइना के उधर पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, ऊपर से नीचे हो रहा था। तो मैंने कहा कि अभी ये मेंसेस निकाल लीजिए, इसके बाद वाले में आपको पूरा मैं पेन मतलब परमानेंट ठीक कर दूंगा। उसको 9th क्लास से ही है, जब से शुरू हुआ मीनार के से, तब से अभी 27 साल की है। तो इतना साल से उसने आयुर्वेदिक भी किया, लेकिन फायदा नहीं हुआ, किसी ने ऐसे बस्ती प्रॉपर नहीं दिया। देखते हैं अभी क्या होता है। और मेरे पास एक और पेशेंट आए थे, महाराष्ट्र में करजत करके जगह है, वहां से एक पेशेंट आए थे, उनको ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसे कंडीशन थे, चलने को नहीं आ रहा था। तो वो पूरे पैरों के जो वेन्स हैं, आर्टरीज है, सब ब्लॉक हो गया था, तो चलने को नहीं आ रहा था। तो उनको भी शीरबला तेल का बस्ती दिया, तो एक दिन में थोड़ा रिलीफ है, अभी देखते हैं उनका क्या होता है। और किसी को ये कमल मैम, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं आजकल, पेशेंट तो आ ही रहे होंगे। कमल मैम, डॉक्टर कमल शेलके मैम शायद बिजी हैं। हेलो आप कुछ केस नहीं बता रही हैं, आपके केसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। सर, ओपीडी में हूँ अभी। अच्छा ठीक है ठीक है। डॉक्टर रमेश गौतम जी, वर्षा कौशिक मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? वर्षा मैम, आपका किताब के लिए मैं कल जाऊंगा, मेरे को ना मिल नहीं रहा था, आउट ऑफ प्रिंट था ना, फिर मैं भेज दूंगा। जी सर, प्रणाम। काय चिकित्सा का किताब हिंदी में यहाँ पढ़ते नहीं ना महाराष्ट्र में, सब लोग मराठी पढ़ते हैं, मराठी तो सब जगह है। अभी मैंने स्पेशल प्रिंट करने को बोला है, तो अभी आएगा, कल मिलेगा, फिर मैं भेज दूंगा आपको। और वर्षा मैम, आपके कोई पेशेंट का केस बताइए, केस बताइए कुछ।
सर अभी एक सीजोफ्रेनिया का केस है, वो 20-22 साल पुराना, पूरा एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले चुके हैं वो लोग। अभी मेरे पास बस इसलिए आए थे कि जो उनकी एलोपैथी की मेडिसिन चल रही है इतने सालों से, उनको बंद करना था। तो 3-4 महीने से मेडिसिन ले रहे हैं, तो कम हो गई, वो 1/4 तक पहुंच गई थी, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। उनका कहना था अगर नहीं खाता हूँ इसको बिल्कुल भी तो फिर नींद नहीं आती बहुत देर तक। लेकिन अभी शिरो और कोई भी थेरेपी वो लोग नहीं करवा रहे थे, नस से भी ले रहे थे तो वो खुद से ले रहे थे, और उन्हें मतलब जैसे कफ निकलता है तो जबरदस्ती टाइप का करके मतलब ऐसे निकाला होगा, तो उसकी वजह से उनको कान में ऐसा लग रहा है जैसे कि आवाज आ रही है या उसको सुनाई नहीं दे रहा है, कान दब गए, बंद हो गए टाइप। तो अभी मैंने उनको बोला कुछ मत करो, फिर अब शिरोधारा 3 दिन से शुरू की है, तो अभी बिल्कुल भी वो मेडिसिन को टोटली बंद कर दिया है, फिर भी ठीक से नींद वींद आ रही है उनको। अब अच्छे 6 घंटे की नींद तो हो जा रही है। 9 बजे सो रहे हैं जैसे, तो 2 बजे खुल जा रही है उनका कहना है, फिर उसके बाद नींद नहीं आ रही है। तो और क्या कर सकते हैं सर इसमें, मेडिसिन तो चल ही रही। सिजोफ्रेनिया कैसे डायग्नोस हुआ? क्या वो क्या अलग दुनिया में रहते हैं क्या? रहते थे सर, वो सब उनका हो गया ट्रीटमेंट, 20-22 साल पहले का था ये, और सिजोफ्रेनिया ही मॉडर्न वालों ने डायग्नोस किया है। वो रहते थे कुछ और, हाँ ऐसे ही सोचते रहते थे, कुछ भी उनको होश नहीं रहता था, शॉक वॉक भी दिए गए हैं उनको, तो मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति ही है जी। लेकिन अभी नॉर्मल है, पर वही। जी मैम। एज कितनी है अभी? एज है अभी 39। मैम शिरोधारा कौन से तेल से किया? बला अश्वगंधा दी, और नस्य के और लिए बाकी क्षीर बला दिया। सॉरी शमन तो बहुत दिनों से बदल बदल के चल रहा है मैम। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम थी कि पूरा सिर से लेके नीचे तक एक साइड उनको स्ट्रेस फील होता था, मतलब वो दवाइयाँ खाते थे और उन्हीं दवाइयों के उसमें सोते थे ना, तो फ्रेश नहीं लगता था सुबह उठते थे। तो शुरू में उनको वात गजांकुश रस, ये पंचामृत लौंग गुग्गुल इस टाइप की मेडिसिन दी थी, मेध्य कुछ कुछ, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका बदल बदल के चेंज कर करके बार बार दे रही थी, तो उससे काफी उनका रिलीफ हो गया था, सब कुछ टेंशन नहीं लगती थी। और पहले क्या हो रहा था कि वो एलोपैथी की मेडिसिन खाने के बाद भी उनको नींद नहीं आ रही थी, मतलब बेड में जाने के बाद 2-3 घंटे वेट करते थे, फिर उनको उटपटांग ख्याल आने लगते थे, फिर उसके बाद नींद आती थी, तो सुबह उठते थे तो उनको फ्रेश नहीं होता था। फिर लेकिन जब आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट की, तब से उनको ये सब चीजें दिन भर अच्छा लगता था। रात को बस ये प्रॉब्लम बची थी उनकी, बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। एक मिनट, बाकी सब ठीक हो गया था, बस ये था कि मेडिसिन टोटली बंद नहीं हुई थी। जैसे वो एक टैबलेट खा रहे थे तो आधी करी, फिर उसके बाद 1/4 हो गई, लेकिन टोटल बंद नहीं हुई, बस इतना बचा था। तो अभी शिरोधारा करने से वो भी ठीक हो गया। जी मैम, थैंक यू। तो मैम मानस मित्र गुटिका जब देते हो तो उसको मतलब ऐसे टैबलेट फॉर्म में ही देते हो कि कुछ उसको मतलब किसी और चीज के साथ मिक्स करके कैसे यूज करते हैं मानस मित्र? मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया है। मैंने तो ऐसे ही यूज करती हूँ मैम। वो उनको भैंस के घी के साथ बोला था, लेकिन वो नहीं कर पाए उसको कलेक्ट। और ब्राह्मी घृत दिया था, ब्राह्मी घृत खाने के लिए, तो उसको भी उनको स्मेल आ रही थी शुरू में, तो उसको भी नहीं ले पा रहे थे ठीक से। फिर अभी इस बार तो ले रहे हैं, लेकिन मतलब कोई भी उनको घृत कल्पना देने से उनको यही प्रॉब्लम हो जाती थी, तो मैंने कहा आप घर का घी खाइए अपना। और ड्राइनेस भी इतनी ज्यादा है, मतलब कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता था उनको। और ये जो प्रॉब्लम है, जैसे सर ने पहले बताया, तो वात का अनुलोमन अगर होगा तो प्रॉब्लम थोड़ी ठीक रहती है उनकी। और वातानुलोमन ही ठीक से नहीं होता था, कुछ ना कुछ वो ऐसा हो। अभी उनको स्वर्ण मालिनी बसंत भी चला रही हूँ मैं, थोड़ा सा उसकी वजह से भी शायद अच्छा रिजल्ट आ रहा है। यस मैम, थैंक यू मैम। इसमें अगर वात का अनुलोमन और वात का अनुबंध ज्यादा है तो आप बृहदवात चिंतामणि रस या ऐसा कुछ चलाइए तो थोड़ा बेटर रहेगा आई थिंक। एक्चुअली मैम वो ये केस मैंने आप लोगों से एक दिन और डिस्कस किया था। ये वही पेशेंट है जिनको अपना मतलब सबसे पहले आके वो अपने पैसों का ही दुखड़ा सुनाते हैं मुझे कि ज्यादा बहुत महंगी हो रही है, 10 दिन की दवाई भी 1000 रुपये पहुंच जाती है, तो कैसे दोनों साथ साथ ये सब रहता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ना वायु का अनुलोमन होने की वजह से चित्तभ्रम जैसा रहता है, तो अगर मतलब वायु का अनुबंध ज्यादा रहता है उसी वजह से चित्तभ्रम रहता है, तो उसमें अगर कोई भी मतलब तो ये सारी स्वर्ण वाली बात मतलब ये जो है ना रसराज रस या स्वर्ण बंगेश्वर ये सब चलाएंगे ना तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
नहीं तो वो बस उनके बजट की वजह से मैं नहीं दे पाई उनको, तो वात गजांकुश, इसीलिए वात गजांकुश, एकांगवीर ये सब दे के उनको ठीक किया है। फिर अभी लेकिन वो थोड़ा सा तैयार हो गए कि बहुत दिन हो गए, तो मैंने कहा अब सुवर्णमाली वसंत कम से कम लेने के लिए वो एग्री थे। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी चल रही है वो, 15 दिन से तो ले रहे हैं, और ओडीडोज में ही दे रही हूँ, प्रहलाद चिंतामणि का BD शिरोधारा किससे दे रही है मैम? बला अश्वगंधा से। प्रोटोकॉल तो ठीक है, अब पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है। हाँ, मैंने उनको बोला मैम कि घर में अच्छे से नहीं होता है, नर्से को आप यहीं पे करवाइए तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर अब देखती हूँ, करने के लिए तैयार होंगे। ओके जी, और क्या करना चाहिए मैम? मैम इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी देते हैं। हाँ सर बोलिए। क्या सर? उन्माद गज केसरी रस है, फिर महाकल्याण घृत, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी घृत, सारस्वत घृत, महापंचगव्य घृत, जो बताए उन्माद का वही चिकित्सा करना है। जी सर, तो जैसे ब्राह्मी घृत है मेरे पास, ब्राह्मी वटी है, तो ये सब मैंने उनको दिया है ऑल्टर कर करके, और अभी अभी जब से शिरोधारा शुरू हुई है तभी से उनकी ये कंप्लेंट कम हुई है कि टैबलेट बंद हो गई, मतलब बस यही एक कंप्लेंट बची थी, बाकी सिम्टम रिलीफ तो हो गए थे उनको दवाई। तो उनका ये पूछना था कि शिरोधारा बंद होगी तो फिर से तो नहीं रिवर्स हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा, आप बोले कि मैं परमानेंट ठीक कर रही हूँ, कि आपको ऐसे ही लग रहा है? जी सर, बोला है मैंने। और इसके अलावा बस्ती भी करूं? आप बस्ती भी करिए ना, ब्राह्मी तेल का या वचा तेल का। जी सर, वचा तेल भी दिया था सर उनको। ऑयल कौन सा यूज करे? शिरोधारा में मैम बला अश्वगंधा आदि कर रही हूँ अभी तो। इसमें मेदा ड्रग कोई नहीं डालेगी क्या? नहीं डाली है मैम। मनोवचा और ब्राह्मी तेल, जटामासी वगैरह? हाँ, नहीं डाला है। वगैरह यूज कर सकते हैं। वचा तेल का नस से दे रही हूँ मैं, पर वो ले नहीं पा रहे हैं अभी तो। मैम आप एक काम कर सकती हैं, ये जो महापैशाचिक घृत वगैरह है ना, उसका आप बस्ती में यूज करें। तो अगर उनको स्मेल से इरिटेशन हो रहा है तो बस्ती में तो इजीली चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। जी मैम, तो बस्ती में क्वाथ के साथ मिक्स करके कि पंचतिक्त घृत जैसे बनाना है? हाँ मैम, जैसे अपने मेद्य रसायन या फिर कोई भी वाथर रसायन, वाथर द्रव्य है ना, निर्गुंडी हो गया, रासना हो गया, जो भी आप के अंदर पैशाचिक घृत और महाकल्याण घृत जो भी आपको अवेलेबल हो मिला के करना। जी मैम, थैंक यू मैम। आपको कितना % लग रहा है कि पेशेंट को रिलीफ है पहले से? परसेंटेज वाइज बताइए। मुझे तो 80% लग रहा है सर। हाँ, तो ये तो आपका अचीवमेंट है, आपने इतना अच्छा किया। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर घबरा जाते हैं, आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं। जी थैंक यू सर। पेशेंट को भी लग रहा है कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, अब सिर्फ इतनी ही बस प्रॉब्लम है कि वो दवाई पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी, वो भी अभी बंद हो गई है, पर और बाकी जो उसको फीलिंग आती रहती है। हाँ, एक चेंज करिए आवाज मैम, नहीं आ रही करके देखिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हाँ। चला रहे हैं। जिनको भी प्रीवियस हिस्ट्री में मॉडर्न ड्रग्स दिए होते हैं ना मैम, आप उनका मनोभाव पे तो काम करना ही होता है, लेकिन उसके साथ में अगर आप जटावांसी यूज करते हैं तो उनकी नींद में काफी डिफरेंस आएगा। दूसरा अश्वगंधा और ये गृहण वाली चीजें आप आभ्यंतर कर दीजिए, और पादाभ्यंग एक कराइए आप, पादाभ्यंग से बहुत अच्छा फर्क दिखता है। दूसरा चीज उनके पादाभ्यंग भी कराया पे भी है काम, उनको। उजक्षीणता काफी होती है जी, मैम, वही और दूसरी बस ये अभी चीज बहुत इनसिक्योर, हाँ, तो विभेति और ये सारे चीज शुक्रक्षय उजक्षय के लक्षण जो दिखते हैं, तो आप इसमें सर भी बताते हैं देखिए, तो गृहण इसमें अगर आप एक छोटा सा द्रव्य ऐड कर देंगे, इसमें कपिकच्छु है या फिर जिसे बोलते हैं मकर ध्वज है, कोई भी सिंपल वे में जो भी सुवर्ण ना युक्त हो तो भी चलेगा, लेकिन आप वो कराते हैं ना तो आपको बहुत अलग डिफरेंस दिखेगा उनमें, क्योंकि इनका ओज क्षीणता और रस क्षीणता और मतलब सारे जो भी धातु है उनकी क्षीणता की वजह से ओज बहुत जल्दी जी, उनकी शुरुआत ही इस बीमारी की ओज क्षय से ही हुई है। और सोते वक्त में भी आप ओंकार लगा दीजिए इनको, जिसका भी अल्फा डेल्टा थोड़ा स्टेटस चेक करके वो ओंकार के साथ में अगर ये सोते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज मैं यूजुअली देती हूँ। ओके जी मैम, थैंक यू मैम।
कितना अच्छा से मैम बताती है। और आप खाना खाई क्या अनुरिता मैम? जी अनुरिता मैम खाना खाई क्या? सर जस्ट अभी खा ही रही हूँ क्या एक्चुअली। खा रही है? क्या खा रही है? खाने में क्या है? फुल्का और दाल चावल है और सब्जी है। सर सुनिए ना, ये जो अभी मैडम बता रही थी ना ये केस, सर ये केसेस डिप्रेसिव डिसऑर्डर और ये सारी चीज में भी बहुत ज्यादा इनका अनुभव मिलता है, लेकिन वो बताते नहीं है, डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि आज जस्ट लाइब्रेरी में काफी देर बैठी रही मैं तो दिन में, इस वजह से मुझे पूछना था कि अगर हम जैसे अभी मानस मित्र तो नहीं, लेकिन अगर मनोहो पे हमें काम करना है तो हर कोई ग्रुप नहीं लेता है, तो हम ऐसी कौन सी चीज चलाए? एक तो मैं मेरा ओंकार मेडिटेशन ये सारा चीज तो बोलती हूँ, लेकिन अगर द्रव्य हमें करना है तो हम ब्राह्मी वटी सबको दे सकते हैं क्या? ब्राह्मीवटी तो अच्छा रहता है ना, वो मेद्य रहता है और शमन करता है। मैं बच्चों को सारस्वत देती हूँ मैं यूजुअली, या कल्प ऐसे देती हूँ कि जो सप्तामृत वगैरह ऐसे ग्रैन्यूल्स वगैरह देती हूँ, तो वही मैं सोच रही थी, क्योंकि स्ट्रेस डिसऑर्डर्स काफी मिलते हैं ना, लेकिन लोग बताते नहीं और फिर हमारी संप्राप्ति में चिंता की तरफ लेके जाते हैं, विभेति चिंतना तति चिंतना। जी ठीक है ना। तो इसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर में काउंसलिंग भी बहुत बार करना पड़ेगा। तो वो नहीं बताया उसने ना, बस अरे पुराने ऐसे करते करते 3 महीने तो ऐसे ही निकल गए सर। अभी मतलब मैं समझ गई हूँ कि इसका क्या हुआ। ठीक है, और किसी को कोई केस बताना है? थैंक यू वर्षा मैम, थैंक यू, आपने ज्ञान की वर्षा आज फिर कर दी सब जगह। नहीं थैंक यू सर, बस आप ही से लेके हम लोग कुछ बूंदे छलका रहे। ठीक है, डॉक्टर अभिलाषा वर्मा मैम, आपने अपनी भाभी को दिया बस्ती? नमस्कार सर। सर वही मैंने पूछा था ग्रुप में, एक्चुअली उन्होंने ना थोड़ा सा वो कर लिया, अपत्य आहार विहार कर लिया, तो उनका डाइजेशन फिर से गड़बड़ हो गया था। तो दीपन पाचन प्रॉपर उन्होंने दवाइयाँ प्रॉपर नहीं खाई, और मतलब जो उड़द की दाल और ये सब खाया, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम फिर से मंदग्नि, आरोचक ये सब हो गया था, और आद्यमान ये सब हो गया था सर। तो मुझे नहीं लगता था कि उस समय बस्ती देनी चाहिए, इसलिए मैंने नहीं दी सर फिर। और बाकी पेन वगैरह हो रहा है? पेन तो उनको है सर बैक में। तो अभी तो आप तो पेट में भी काफी दर्द, उनको हाइपर एसिडिटी, सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर आप नहीं तो बोल दिया रही थी कि सर। आप इंग्लैंड जाने वाली हैं, फिर उनको बस्ती कौन देगा? तो मैं तो कल जा रही हूँ। हाँ वही तो सर अब कुछ नहीं कर सकते। सिखाना पड़ेगा आपको कि कैसे बस्ती देते हैं। जी जी जी, वो उन्होंने मुझे बोला है कि तुम सिरिंज वगैरह सब अरेंज हो गई थी, कैथेटर, तो बोले कि तुम लेके चले जाओ और वहां पर तुम और लोगों को ट्रीट कर सकते हो। तो ये जी सर। एक बार उनको सिखा तो दीजिए, प्रोसेस दीजिए मत। अच्छा उन्हीं को, अच्छा अच्छा सर। या उनके हस्बैंड को दे दीजिए मात्रा बस्ती। ओके मात्रा बस्ती दे दीजिए और सिखा दीजिए, फिर आप चले जाइए। ओके सर, वो तो बिल्कुल नहीं लेगा। उसको तो आयुर्वेद में इतना। कोई और किसी को तो सिखा दीजिए, मतलब ऐसे बस्ती देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छा हाँ अच्छा ठीक है सर, मैं सिखा देती हूँ फिर। हाँ सर, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। जी सर। ठीक है, फिर बताइएगा। दीपन पाचन ठीक पहले है करवाइए, उसके बाद बस्ती शुरू करवाइएगा। हाँ सर वही। ठीक है सर, थैंक यू सर। इंग्लैंड जाएंगी तो भूलिएगा मत, हमें हमें मिलने जरूर आइएगा इधर। हाँ सर, मैं तो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ग्रुप का सब कुछ। तो मेरे मेरे तो मेरे हस्बैंड के भाई भी रहते हैं उधर पुणे में, तो मैंने तो सोचा है कि जब भी मैं पुणे आऊंगी मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी। जी सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नवजोत कौर मैम है क्या? नवजोत कौर मैम, आपकी मैडम आ गई, अंजना मैम आ गई। हाँ जी सर, 1 मिनट में, मैं जरा बाहर थी, अभी अंदर जाके बात करती हूँ। ठीक है, 5 मिनट बाद। ठीक है, और डॉक्टर सुभाष जी कैसे हैं? बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग यहाँ तो जुड़े हैं आज। रमेश गौतम जी हैं, डॉक्टर श्रीदेवी जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, पूरे भारत के सारे नमस्ते सर। सर एक हाँ पूछिए। एक क्वेश्चन था आपसे सर, थोड़ा गाइड कीजिए। मतलब अब जैसे ये ब्राह्मी घृत है, महाकल्याणक है, सारस्वत घृत है, ये सब जो मनोवेद स्रोतस पे काम करने वाले घृत हैं, तो हमको मतलब कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा घृत लेना है?
अभी यानी हाँ अभी क्या है कि महाकल्याणक घृत तो महाकल्याणक है, वो मेद्य भी है, फिर वो उन्माद में भी काम करता है, अपस्मार में भी उसके बारे में रिपीट बताया, वो हर चीज में काम करता है। ब्राह्मी घृत वो ज्यादातर मेद्य की तरफ जाता है, महापंचगव्य है वो मेद्य की तरफ जाता है, लेकिन मुस्लिम लोगों को वो गोमूत्र वाला नहीं चाहिए, तो हम उनको महापंचगव्य नहीं दे सकते, है ना। अच्छा हाँ कुछ द्रव्य मेद्य रहते हैं और कुछ ओवरऑल फूड सब पे काम करते हैं। अभी महाकल्याणक घृत लेंगे तो उसमें आंवले का रस रहता है, तो वो पेट भी साफ करता है अच्छे से। अच्छा जी सर एंड खुद का कोई मतलब स्पेसिफिक फायदा है कि इसमें यही ज्यादा काम करे ऐसा कुछ? आपके पेशेंट का आप क्वालिटेटिव देखते हैं ना, किसी का स्मृति ये रहता है, स्मृति कम रहता है, किसी का बुद्धि कम रहता है, तो आप कैसे नापेंगे कि इसका बुद्धि कम है? ऐसे तो कुछ नापने का कुछ है नहीं ना, तो क्वालिटेटिव रहता है वो। हाँ सर एक आपने बहुत अच्छा बताया था, एक बार कल्याणक और महाकल्याणक का मैंने आपसे पूछा था। जो कल्याणक घृत है आपने बताया था कि वो नॉर्मल मतलब जिसमें भी हमने इंद्रिय मतलब मेधा स्मृति मेधा ऐसा वर्धन करना है, और उसका जो मेन है वो उन्माद चिकित्सा में है। और जो महाकल्याणक है वो भी उन्माद में है, बट वो हम क्षीण लोगों को जो मतलब मांस बल जिनका क्षय है और वृद्ध है, उनको मतलब जिनका हमने मांस वृद्धि करना है, बल को वृद्ध करना है, उसमें महाकल्याणक आपने बताया था। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं वही पूछ रही थी कि कैसे सिलेक्ट करें कि कौन से पेशेंट को क्या कोई पेशेंट जैसे कि बहुत कृश है, बहुत दुर्बल है, तो फिर महाकल्याणक देना है, नहीं तो कल्याणक देना है। सब मतलब सबसे बेस्ट तो महाकल्याणक से मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है। बुद्धि स्मृति धी ये बढ़ाना है तो ब्राह्मी घृत। जी सर। जैसे मैम एक और केस था मतलब ना कल्याणक घृत से ना नस्य देने पे, जैसे किसी को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो तो वो भी उससे क्योर हो जाता है। ये चीज भी मैंने देखा है किसी को दे के। हाँ, मतलब जैसे मेंसेस ठीक से ना आ रहे हो और जैसे यूट्रस में कोई भी इश्यू रहता हो तो कल्याणक घृत से नस्य से भी इसमें काफी लाभ मिलता है। जी जी मैम। मतलब सिर्फ ट्राई ब्रेन करूंगी। के लिए यूज और नहीं होता, ये इन चीजों में भी यूज होता है मतलब। हाँ हाँ समझिए मैम। हाँ मतलब जहाँ पे समझिए आप हार्मोनल भी पैथोलॉजी है या पिट्यूटरी इन्वॉल्व है तो शायद वो वहाँ पे भी काम ये करेगा। जी जी जी। और मैम ने भी एक केस बताया था, कंचन मैम ने भी, उन्होंने शिरोपिच्छु किया था इसका कल्याणक घृत का, एक बच्चे का वो केस बताया था ना, तो वो काफी अच्छा हो गया था, मैम ने बताया था। और जी नाक मैम। में डालने को भी शायद मैम ने दिया था, यही दिया था उनको, महाकल्याणक या कल्याणक में से कोई था, मैम ने बहुत अच्छा वो बताया था। जी मैम है, कविता मैम भी है, कंचन मैम है ना। मैम कंचन है। मैम आपने वो एक पेशेंट ठीक किया था, कंचन मैम है क्या? जी सर, प्रणाम आपने सर। वो ऑटिज्म का पेशेंट ठीक किया था ना, बच्चा। हाँ, उसे मैंने महाकल्याणक दिया था शिरोपिच्छु और नस्य के लिए। बहुत छोटा बच्चा था ना, तो मैंने खिलाया तो नहीं था, पर शिरोपिच्छु और नस्य के लिए दिया था। अच्छा मैम, तो मैम ऑटिज्म में फिर रिजल्ट आता है ऐसे में? एक्चुअली ऑटिज्म की केस नहीं थी, थोड़ी अलग केस थी। यहाँ पे मतलब वो जेनेटिक डिसऑर्डर करके उसकी केस में आया था। मतलब उसका व्हाइट मैटर पूरा, मतलब जो ब्रेन का व्हाइट मैटर है ना, वो वैनिश हो गया था। तो गिरने की हिस्ट्री थी पहले, पर बाद में पता चला कि वो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चा कोई भी मतलब फूड लेना बंद कर रहा था, जैसे दूध पी रहा था वो 9वें महीने में बोतल से, तो वो सक करना बंद कर दिया था उसने, धीरे धीरे सक करता था या बिल्कुल कम हो गया था उसका खाना पीना। तो फिर उसकी मम्मी लेके आई थी, तो हमने फिर उसका जैसे कि एक ब्रेन के सीटी एमआरआई वगैरह किए, तो उसमें ये पता चला कि वाइट मैटर वैनिश हो गया है। पर 1 महीने के बाद जैसे वो पेडियाट्रिक ने उसके बाकी टेस्ट कराए जेनेटिक्स के, तो उसमें वो पता चला कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसकी वजह से हमने फिर जो ट्रीटमेंट दी थी, तो मैंने तो पहले मेरे हिसाब से ही दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ये गिरा है तो क्षयात्मक कोई संप्रप्ति डेवलप हुई है। तो मैंने महाकल्याणक और कन्नस्य और वहां पे मैंने शिरोपिच्छु दिया था। बाकी मेडिसिन फॉर्म में ओरली कुछ मेडिसिन दी थी, जैसे वसंत कुसुमाकर वगैरह चलाया था मैंने उसमें।
अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट दिया था, तो काफी अच्छा अच्छा, रिजल्ट आया। तो बैठना मतलब कि एटलीस्ट ये स्टार्ट याद किया है अभी है। आप। हाँ, हम्म? आपने पोस्ट किया था ग्रुप में भी, मैंने हाँ, देखा। तो बैठना चालू किया। उसकी मम्मी बोल रही थी मुझे लेके आऊंगी, पर अभी तो लेके नहीं आई। जब भी लेके आती है मैं आपको शेयर करूंगी फिर से। यस मैम, यस मैम। और एडीएचडी के केसेस में हम लोग कैसे देख सकते हैं बच्चे के? हाँ, मतलब कि लर्निंग डिसऑर्डर है उसमें, है ना। बाकी सब डिसऑर्डर्स रहती है जैसे तो उसमें भी हमें मेध्य मेडिसिन ही देनी पड़ती है मैम, उसमें भी। हाँ, तो इसमें थोड़ा कामक ग्रोथ जैसे ब्राह्मी ग्रोथ यूज किया तो बेटर होगा, क्योंकि वो बच्चा एक जगह बैठता नहीं हाँ, है ना, फोकस नहीं रहता। होते हैं हाइपर एक्टिव चाइल्ड, उसमें लर्निंग डिसऑर्डर भी होती है। बाकी मतलब हाँ, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है उनमें, क्योंकि वो बैठ ही नहीं रहा है एक जगह पे, तो वो उसका लर्निंग भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाता है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं हो पाता है। तो हर एक चीज में प्रॉब्लम रहती है उसके। आपको यहाँ पे मेध्या औषधि चलानी है, रजत भस्म, मोती पिष्टी है, ब्राह्मी घृत है, ये आप दे सकते हो आराम से। कुमार कल्याण रस है, ये भी। यस यस। मतलब मेरे पास अभी 2 पेशेंट्स आए इस तरह के, पर पता नहीं मुझे तो जैसे ये डॉक्टर्स उनको एडीएचडी डायग्नोज तो कर देते हैं और उनकी थेरेपी भी चलती होती है, पर कई बच्चे मतलब ऐसे दिखते नहीं है कि किसी तरह का डिसऑर्डर है। तो अगर किसी और का भी, यानी मैंने पेरेंट्स से बात की तो उनका बस यही था, ये बहुत जिद करने, एक बच्चे का तो ऐसा था जब जिद करने बैठता है तो इतनी जिद करता है। और 5 साल का बच्चा, तो बोलते टीचर के सामने जवाब नहीं देता है, बाकी टाइम 1 मिनट। ये होते हैं मैम, ऐसे बच्चे होते हैं, और अच्छे से ट्रीट करो ना आप, काफी लंबा समय लगता है पर अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे मैडम मैम लंबे समय की इसमें बात नहीं है अरविंद दास एक्चुअली। सब भी बहुत अच्छा काम करता है, अरविंद दास सब। मॉडर्न में एडीएच हाँ, यस मैम। मैम ये एडीएचडी एक्चुअली डिसीज नहीं है। आप थोड़ा सा इसके लक्षण देखेंगे ना, तो हमारे इसमें जो भी वात प्रकोप की अवस्था बात बताई गई है, प्रकोप तो जैसा, हाँ। इसमें सारी हाइपर एक्टिविटी, लेकिन ये रिलेटेड रहेगा मैम दूसरे या चौथे महीने, जब 5वें महीने में मन का जो भी ये होता है, और छठे महीने में बुद्धि का। तो उस वक्त में अगर मदर से कुछ अगर इम्पल्सिव ये चेंजेस रहते हैं, आहार विहार अगर हेतु रहते हैं, क्योंकि मैम देखिए ये पेशेंट को बहुत अच्छा आयुर्वेद ट्रीट करता है। इनका कंसंट्रेशन का या फिर एक्सेसिव टॉकिंग का, अनेबल टू मतलब किसी चीज पे कंट्रोल नहीं रहता है, थिंकिंग बहुत ज्यादा रहती है, या विदाउट थिंकिंग कुछ भी कर लेते हैं। तो मैम ये हमारी सारी जो भी बुद्धि की जो पित्त का काम है और हमारी मन की अवस्था है, ये सारी चीजें से रिलेटेड रहता है। तो हमें काम वहीं पे करना है। इस वजह से मनोवा के ऊपर के काम करने वाले तो है ही, लेकिन इसमें बस्ती और नस्य, ये 2 चीजें बहुत अच्छा फायदा देती है मैम। और दूसरी चीज काउंसलिंग, क्योंकि काफी बार क्या देखिए मैम, आजकल का जो भी रूटीन है उसमें कपल दोनों भी काम करते हैं, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होता है। और फिर बच्चों में इनडायरेक्टली जो भी है, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर नॉट गिविंग देम इमोशंस, तो उनको वो इमोशनल रिलेशनशिप्स लगता है। एंड दिस मेनी अ टाइम दिस इज कन्वर्टेड इनटू कि उनमें एक अब्यूजिवनेस आ जाता है, या फिर अटेंशन डिसऑर्डर आ जाता है, या फिर क्योंकि मेरे पास में ऐसे काफी बच्चे आ रहे हैं, और उनकी पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में यही पता चलता है कि भाई मदर इज वर्किंग, 3 मंथ 6 मंथ के बाद में मदर इज गोइंग टू देयर वर्क, और फिर वो बच्चे जैसे भी अपने इसमें ये होते हैं, तो उसके बाद में उनमें ये इम्पल्सिवनेस एंड हाइपर एक्टिविटी आता है। तो मैं इसको कोरिलेट कभी भी इससे नहीं करती, या तो उनकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, इंटरव्यू 9 महीने में क्या कैसे उन्होंने किया है, क्योंकि मेनी अ टाइम फर्स्ट 3 मंथ्स को, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ही नेग्लेक्ट किया जाता है, और वहीं पे हमारा सारा पंचभौतिक संवहन, हमारी जो भी चीजें, और उसके बाद में अगर वो संघात अच्छी तरह से फॉर्म होता है 3rd मंथ में, उसके बाद में मन का और बुद्धि का प्रवेश होता है। तो ये सारी ऑर्डर देखते हैं हम गर्भाव क्रांति की, तो इससे रिलेटेड आप वहां तक कोरिलेशन करिए, आपको दिखेगा। और थोड़ा पेरेंट्स को काउंसलिंग रखते हैं मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड दिस इज नॉट अ डिसीज, अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट अ डिसीज, इट मे बी अ डिसऑर्डर। यस मैम, बस वही, मतलब एक बच्चा तो जो है, मुझे लगता है हम लोग जो वात प्रकृति के लक्षण बोलते हैं ना, वैसा है, यानी इट इज नॉट डिजीज। हाँ, बट यू कैन ऑब्वियसली अभी थोड़ा आप स्नेहन शुरू करिए, आप बस्ती शुरू करिए, मात्रा बस्ती बच्चों के आहार में, जैसे महाकल्याणक बताया, ब्राह्मी कृत बताया, मैम ने भी बहुत अच्छे अच्छे योग बताए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है मेडिसिनल डिसीज की, मतलब मेडिसिन की जरूरत से ज्यादा अगर आप इनके वात के प्रकोप का अगर पूरी तरह से कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से ड्राइव करते हैं, व्हेन यू गिव इट टाइम टू देम,
और पेरेंट्स को भी वही बोलते हैं ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ADHD में। मैम बस्ती किस चीज से करें इसमें? मैम मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब बच्चों में कुछ भी देना, जब उनका सोचिए आप कि उनकी जो अवस्था है वो कफ की है, और उस अवस्था में अगर वात प्रकोप हो रहा है तो जरूर ये संप्राप्ति ज्यादा इसमें, तो हमेशा जो चीज वात का शमन करे या फिर जो ब्रूहण करे, मैं प्रधानता से क्षीरबला है या फिर अश्वगंधा और इससे सिद्ध जो घृत है, इवन महाकल्याणक घृत, और ये जो अभ्यंतरता देने के बाद में आप इसकी जो भी बच्चे की संप्राप्ति उसको देख के दीजिए, लेकिन क्षीरबला भी बहुत अच्छा काम करेगा। नो नीड टू गिव एनीथिंग, बिकॉज़ बच्चे छोटे रहते हैं ना, उनका वो देखना चाहिए ये कैसे उनका, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बच्चों में बस्ती देना। अगर बस्ती नहीं वो कर रहे हैं, आप गुद पीछू रखिए, आप नाभि पीछू रखिए, लेकिन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज आई हैव सीन द केसेस। बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब लिटरली घर वाले परेशान हो जाते हैं कि नहीं सुनते, बच्चे नहीं सुनते, यहाँ से शुरुआत होती है। जी मैम, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी नवजोत मैम, हेलो। आपकी मैडम आ गई, अंजना मैम। हाँ जी जी सर, मैं हाँ हेलो, नमस्ते मैम, अंजना मैम। मैम नमस्कार, सब नमस्कार मैम, हाँ सभी लोग को हाँ नमस्कार, जी सब नमस्कार सर जी सर। हाँ जी मैम, कल वो बताइए। केस डिस्कस कर रहे थे हम, फिर थोड़ा हाँ, आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था। अच्छा उसमें अच्छा, थोड़ा sorry। आप आगे हाँ मुझे गाइड करेंगे, मैं फिर से बताऊं थोड़ा उसका। हाँ, एक बार थोड़ा सा। हाँ जी मैम, उसका यही है कि अभी स्मॉल फाइब्रॉइड है 8 mm डायमीटर का, एंटीरियर वॉल इन द रीजन ऑफ द फंडस, और जी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है 11 mm है, जी मिलीमीटर में है, और सर्विक्स शोज फ्यू स्मॉल नेबोथियन फॉलिकल्स। ये तो पहले भी थी उसकी, जो 3 महीने 4 महीने पहले हुई थी अल्ट्रासाउंड, उसमें भी थी। जी इसमें मैम आप जो बता रहे थे वो, जैसे नस्य बताया था आपने, पंचतिक घृत, मात्रा बस्ती, चंदनबला लाक्षा, उसकी थोड़ी जी प्रीवियस हिस्ट्री थी मैम, जो 1.5 साल से उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके लिए हाँ जो अप्रैल में हमने ट्रीटमेंट दिया था, जैसे पुष्यन उपचूरन, नाग किशोर, कुर्जारेश, प्रद्रांतक लौ, ये सब रसपाचक, और फिर ऑल्टरनेट रक्त पाचक, मांस पाचक, ताप्यादि लो, नवायस लो, परवाल जी पंचमृत, स्वर्ण मालिनी बसंत भी बीच में हमने थोड़ी देर चलाया था, द्राक्षारेश, ऐसे नस्य जी और नाभि पूरन भी बताया था उसे। इससे ये है जी कि ब्लीडिंग तो उसकी 1 वीक में ही स्टॉप हो गई थी, तो उसके बाद उसे जी 1.5 महीने बाद जस्ट स्पॉटिंग हुई थी 1 डे के लिए। तो मैंने तभी कहा था एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लो, बट अब करवाई पेशेंट ने। तो ये था, एक राइट ओवरी में फॉलिकुलर सिस्ट भी है 25 mm by 22 mm की। जी एक्चुअली आपने जैसे बताया ना कि एंडोमेट्रियल थिकनेस भी थोड़ी सी ज्यादा है ना नॉर्मल से। हाँ हाँ सेकंड है, जी सेकंड नंबर पे जैसे फाइब्राइड भी है ना। तीसरे हाँ नंबर जी पे सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट भी है, और जो हिस्ट्री है वो भी हमारे पास जो है वो उसकी रह चुकी है, ब्लीडिंग पीवी की रह चुकी है। तो जी और पेशेंट की एज लगभग 40 के नियर अबाउट थी ना। 45, हाँ जी हाँ 45। 45 के नियर अबाउट थी। तो मैं यही बात बता रही थी कि वो आप जान ही रहे हैं, आपकी मेनोपॉज एज में जा रही है, वायु का प्रकोप अच्छे से हो रहा है, और जब वायु का प्रकोप होता है तभी योनि रोग भी होते हैं। तो यहाँ जी पर आपको जैसे आपने बहुत अच्छी चिकित्सा की है, और मैं क्योंकि अभी हमें क्या करना है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस पर भी काम करना होगा। तो ठीक एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, और इधर थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो एक बार पेप स्मीयर करा लीजिएगा, और CA जी 125 करा लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद में ऐसे में अगर आप दे सकते हैं तो मात्रा बस्ती, आप अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा मात्रा बस्ती करने के लिए मैं इसीलिए बोल रही थी कि थोड़ा सा, क्योंकि पहले पेशेंट के जो टिश्यू है, इंटरनल एंडोमेट्रियल टिश्यू है, इसको थोड़ा स्ट्रेंथ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वायु ज्यादा ठीक है। कुपित हो चुकी है। तो वहां पे आप पहले चंदन वाला लाक्षादी तेल ही देंगे, जिससे कि थोड़ा सा वहां पे एक वायु का अनुलोमन होगा, और जितना भी कहना चाहिए कि दुष्ट रक्त होगा वो बाहर आ जाएगा, है ना। देन ठीक है। पेशेंट को थोड़ा सा, अगर पेशेंट ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा उसका मन सत्व, थोड़ा सा सत्व देखना पड़ता है, हीन है, मध्य है, उत्तम है। अगर उत्तम सत्व की पेशेंट आपके पास ये है, तो इनको जैसे हम लोग अक्सर बताते हैं कि अभी मैडम बता भी रही थी कि मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है, जाप करना जरूरी होता है, स्पेशली ओम का जाप बहुत जरूरी होता है, प्राणायाम जरूरी होता है, सूर्य नमस्कार भी अगर करेंगी तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब जी धीरे धीरे शुरू करेंगे, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं करना है। नस जरूर दे सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ऐसे कैसे दे, थोड़ा पंचतिक्त घृत का नस्य भी दे देती हूँ, बीच बीच में जी क्षीर वाला तेल का नस्य भी आप दे सकते हो, है ना।
तो हाँ उस जी। और उसके अलावा थोड़ा सा पॉसिबल अगर होता है, क्योंकि मानसिक स्थिति भी थोड़ी सी चेंज होती है ड्यूरिंग मेनोपॉज या इसके में, तो आप यहाँ पे ब्राह्मी घृत वगैरह को भी नस्य के रूप में भी दे सकते हो। ठीक है। और ठीक इसके है। बाद तो हम देंगे नागकेशर घृत, नागकेशर घृत बना देंगे, या नागकेशर चूर्ण को ही हम जनरली शताब्दी घृत के साथ या दाढ़ीमास्टर घृत के साथ या पंचतंत्र घृत के साथ चेंज करते हुए दे सकते हैं। जी। और हाँ, और उसके बाद थोड़ा सा जो हमें गृहिणी पे कार्य करना होता है, तो इस कंडीशन में हमें नृपति बल्लभ अच्छा रोल देता है, या फिर लघु बसंत मालती भी रोल मिलेगा, है ना। इसके अलावा अभ्रक, अभ्रक जरूर दीजिएगा, शतपुठी अभ्रक भस्म का यहाँ रोल मिलेगा आपको, बंग भस्म का बहुत अच्छा रोल मिलेगा, गिलोय का भी रोल मिलेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है तो भूमि अमल की थोड़ा सा काम अच्छा करेगा। भूमि अमल की चूर्ण है। जनरली मैं क्या करती हूँ ऐसे कंडीशन में, पटोल और कटुरोहिणी क्वाथ आता है, वैद्य रत्नम का आता है, वो बहुत इफेक्टिव है और पित्त का भी शमन करता है। और जो हमें एक तरह से ये भी देखना है कि जो दुष्ट एंडोमेट्रियम की जो इनर लेयर है या जो लेयर की थिकनेस है, उसको भी धीरे धीरे हमें कम करना है, धीरे धीरे करना है। तो इस तरह जी। से कुछ हल्के से लेखन और भेदन द्रव्य भी हमें देने होंगे, और उनको समझाना भी पड़ेगा कि जब एक बार ब्लीडिंग आएगी थोड़ी सी क्लॉट्स में भी आ सकती है, थोड़ी ज्यादा भी आएगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम है आप। और आप ठीक है। बस्ती में भी ना, जैसे भूनिमादी क्वाथ है, साथ में थोड़ा सा धनवंतर तेल है, जैसे आपने बल्ला राक्षादी की दी, अश्वगंधा वाला राक्षादी की दी, तो बीच में 2 बस्ती आप इस तरह से दे सकते हैं कि वायु का अनुलोमन भी होगा और वो गृहिणी की दृष्टि, गृहिणी दृष्टि को भी दूर करेगी। ठीक है मैम। ठीक है मैम। तो कैसे मतलब भूनिम्बादी क्वाथ बना के, तो फिर बना के भी आ सकता है, लेकिन जो कषाय है ना, आजकल कंपनी कषाय बना के ही रखती है। जब हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो पेशेंट नंबर और पेशेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे जो मेडिसिन बनी हुई आती है, कषाय रूप में आती है, जैसे वैद्यरत्नम भी बना रहे हैं और भी सांडू बना रहे हैं, तो वो हम मंगा लेते हैं। और उसको उसके साथ में घृत कल्पना करके, ऐसे एरंड तेल मिलाया, थोड़ा सा हमने अकॉर्डिंगली सहचर तेल मिलाया, दशमूल तेल मिलाया, भूनिमादी क्वाथ मिलाया, फिर हम हाँ जी। मात्रावस्थी दे रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और पेशेंट काफी सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है मैम। तो ये पहले हाँ इस तरह से आप युक्ति पूर्वक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैम ये जैसे ऑल्टरनेट करनी है या थोड़े दिन चंदन वाला अभी की दे के अभी 1 हफ्ता, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन आप पहले चंदन वाला लक्षादी दीजिए, पेशेंट को रिलीफ अच्छे से मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। फिर बीच बीच में आप जैसे 2 चंदन वाला लक्षादी दिया, तो आपने 2 फिर भूनिम्बादी वाला दिया, फिर आपने जो है चंदन वाला लक्षादी, इस तरह से देंगे तो फर्क। वैसे योग बस्ती का जो हमारे आया है, कुछ कुछ उसी तरह से हम लोग अपने अकॉर्डिंग युक्ति पूर्वक चिकित्सा करते हैं, तो उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैं इसमें शुरू करती हूँ। और मैम इसमें रक्तपाचक मांसपाचक जो अभी पीछे तो चल रहा था, वो कंटिन्यू करना चाहिए? हाँ कर सकते हो आप, उसमें सूक्ष्म रिफ्लक्स में दे सकते हो, इसमें रक्तपाचक दे सकते हो। अब स्टार्ट। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है डॉक्टर अंजू जी, आपको कुछ पूछना है? श्वेता मैम कुछ पूछना है? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। वो मैम से मैंने ये पूछना था, वो जो मैंने किया था ना केस, वो डिस्कस ओवेरियन सिस्ट वाला 8 सेंटीमीटर वाला, उसको मैंने CA 125 करवाया, अभी उसका 195 आया है। जी मैम, 195 का मतलब हुआ कि वो रिएक्टिव है ना। आपको फिर अब वहाँ पे CT कराना पड़ेगा, है मे बी कि वहाँ कुछ और चेंजेस मिल रही हैं, क्योंकि CA 125 35 या बिलो 37 तक आता है, या 40-50 तक भी हम लोग रिएक्टिव मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हो 135 आया ना? 195। हाँ मैम, ये थोड़ा ज्यादा है, एक बार CT कराइए पेल्विक रीजन की पूरी। ओके मैम। पहले डायग्नोसिस कर, और पेपिस्मेयर भी करा लीजिएगा। पेपिस्मेयर 2 चीजें आप जरूर कराइए। LBC आया है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी आया है पेपिस्मेयर में, बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आता है, तो उसको कराइए और उसके बाद इस पे हाथ लगाइए। पहले कंफर्म हो जाए डायग्नोसिस ना, क्योंकि आपके ऊपर फिर ब्लेम ना आए कि हाँ आपकी दवा से ये प्रॉब्लम आ गई। जी अंजना मैम प्रणाम। जी मैम प्रणाम मैम। मैम ये जो भुनिम्बादी क्वाथ या ये सारे कषायम की बता रहे थे मैम, तो ये तो कंसंट्रेशन फॉर्म में रहती है, तो इसकी मात्रा क्या रहती है मैम? एक्चुअली मैम हमें जिसको जैसे अकॉर्डिंगली देना है ना, पेशेंट के अकॉर्डिंगली, तो हम जिसको पूरा नहीं देंगे, हमने मानिए अगर हमने देना है
किसी में 20 ml ले सकते हैं, किसी में 30 ml ले सकते हैं, और फिर उसमें मिक्सचर बनाते हैं। खाली जी, हमने बस डाइल्यूट खाली करेंगे। क्वाथ, हाँ जी, खाली जी क्वाथ जी ही नहीं देना है ना हमको, हमें थोड़ा हाँ कहीं अगर लेखन काम चाहिए तो थोड़ा गौमूत्र रख के मिला सकते हैं, कहीं अरहर तेल मिला सकते हैं, कहीं दशमूलादी तेल मिला सकते हैं। ठीक है मैम, तो उसको हम अकॉर्डिंगली उसको लिक्विफाई भी करते हैं और थोड़ा सा पेशेंट के अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, श्वेता मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं मैम से? श्वेता मैम। जी सर, मेरा हो गया, मैं वही ग्रुप के बारे में पूछना चाह रही थी, तो मेरा हो किसी को गया। अंजना मैम से कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है। हेलो मैम, जो चंदन वाला लाक्षा आदि की अभी स्टार्टिंग में मैं 10 डेज तक बस्ती दूंगी, वो 30-40 ml से स्टार्टिंग करूंगी? हाँ मैम, अगर वेट कितना है, 60 से अबव है कि 60 से कम है? वेट पेशेंट का वेट वजन। मैम मैं कंफर्म करूंगी, अभी ऐसे हाँ, मुझे नहीं मालूम। अगर बिलो 60 होता है तो आप 60 ml से कम ही लीजिए। अगर बिलो 60 से, हम जनरली मेरा ये रहता है कि अगर 50 किलो से ऊपर की पेशेंट होती है तो मैं उसको दे देती हूँ 60 ml तक ना। अगर वो ठीक है। कम होती है तो उसका उसी हिसाब से थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग में एब्जॉर्प्शन भी जरूरी होता है ना, तो हाँ जी, कम मात्रा से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ सर, दर्द काफी कम हो गया, मैंने अभी फोन करके मालूम किया था उनसे। क्या हो गया? मैंने कहा था ना आधे घंटे हाँ में। सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, मैंने कहा था आधे घंटे में ठीक हो जाता है अपने आप। जी सर, जी सर। सर मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने सर से पूछा जाए फिर तो। मेरा ये रोज का काम है इसलिए मुझे मालूम है। जी सर। ठीक है। और सरदार जी कैसे हैं सर? सरदार जी, राजिंदर सिंह जी, ज्ञानी जी? बहुत बढ़िया है सर, बड़ी कृपा है आपको। आपकी माता जी कैसी हैं सर? माता जी ठीक है जी, माता जी को 2 दिन से नींद बढ़िया आ रही है जड़ी। अच्छा। हाँ मतलब ठीक है, नहीं तो कई बार डिस्टर्ब हो जाती है माता। तो फिर हम चारों भाई हैं, रहते इकट्ठे ही हैं। मैं बोलता हूँ माता मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं इधर सुनता हूँ ना विद्वान लोगों को, तो मैं फिर उसके पैर पॉइंट मैं बोलता हूँ माता ये पॉइंट दबाने से ठीक हो जाता है। पेशेंट का जो पता लेने का वो भी हर किसी को नहीं ना आता, उसको चढ़ती कला में करना होता है, उसका मनोबल बढ़ाना होता है। जी ये मैं सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूंगा आपसे, सब लोगों से। जी थैंक यू सर। और विनीता मैम, आपका कोई पेशेंट का कुछ बताइए प्लीज। विनीता चौहान मैम है कि खाना खा रही हैं? प्रीति मैम, विनीता मैम, कुछ बताइए आप लोग। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। डॉक्टर प्रभात जी कुछ केस बताइए। कंचन मैम, कोई कुछ बताना चाहता है क्या? प्रणाम सर। कोई केस बताइए आप। केस तो एक अच्छी चल रही है। अभी जो उन्माद के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, तो मेरा लास्ट मंथ का एक उन्माद का पेशेंट था। मतलब पहले वो छोटा था बच्चा, तो उसको एपिलेप्सी डायग्नोस हुआ था, 1.5 साल का था करीब करीब। उसे फीवर होने के बाद ही वो एपिलेप्सी डायग्नोस हुआ था। तो उसकी जो ट्रीटमेंट चालू है, तो अब तक वो 23 साल का हो गया है। तो उसके वो झटके तो सप्रेस कर दिए वो मेडिसिन ने, पर उसका आईक्यू लेवल और सब चीजें पूरी चेंज कर दी। उसकी लाइफस्टाइल ही पूरी चेंज हो गई। मतलब जैसे बच्चा छोटा से बड़ा होता है और हर एक चीज सीखता है, उसने सीखा तो है, पर वो 23 साल का बच्चा बिल्कुल ऐसा लगता है कि 10 साल का है। तो उस पे मैं काम कर रही हूँ। और उसको इतना गुस्सा आता है, इतना सीवियर गुस्सा आता है कि उसमें वो सबको मारता था। तो अभी वो 1 महीने ट्रीटमेंट से वो 30% नॉर्मल है, और उसकी मदर काफी खुश है कि थोड़ा मेरे से जो झगड़ा करता था घर में वो थोड़ा कम लग रहा है और मुझे शांति लग रही है। और अच्छे से कुछ मेडिसिन दो, ताकि थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कि ये मारना बंद कर दे, क्योंकि उसके पापा का बिजनेस है, वो शॉप में भी जाता है। बहुत सारी चीजें समझती है और बहुत सारी चीजें समझती नहीं है। ऐसे
टाइप, मतलब पापा है अभी अपने पापा को भी मारना चालू कर देता है, घर पे बड़े वगैरह लोग हैं उनको भी मारना चालू कर देता है। तो इसमें मैंने मेडिसिन जो दिया था तो उसमें मैंने ना मेधा क्वाथ, मेधावटी वगैरह भी ऐड किया था जैसे, और उसमें ना मैंने सुवर्ण सूत्रशेखर दिया था क्योंकि उसको चिकन पॉक्स की हिस्ट्री थी। जैसे वो 11 साल का था तब चिकन पॉक्स होके गया, टाइफाइड होके गया उसको, एक बार जॉन्डिस भी होके गया। तो मुझे लग रहा था कि पूरा पित्त उष्ण तीक्ष्ण खून से बड़ा हुआ है, तो मैंने सुवर्ण सूत्रशेखर कर दिया खड़ी शक्कर में मिला के लेने के लिए, और घी के साथ बोला था लेने के लिए। इसमें मैंने रजत भस्म भी दिया है, मोती पिष्टी भी दिया है, कामदूधा दिया है, और मैंने थोड़ा सा उसको विरेचन हो रोज के रोज, इसके लिए मैंने गंधर्व रीति लिख के दिया था। और इन्हें मैंने बोला था शीरो पिचू रखने के लिए, नस्य दिया था सर आपका शीर पला वाला, बहुत अच्छा। मैं मेरे यहाँ पे आता है तो मेरे हाथ से ले लेता है, पर घर पे जाके फिर से नाटक स्टार्ट हो जाता है उसका, नहीं लेता है, फिर उसकी मम्मी लेके आती है 2-3 दिन में ऐसे लेके आती है, डलवाती है, फिर लेके जाती है घर पे। मेरे से आराम से ले लेगा पर घर पे बिल्कुल भी नहीं, मुझे गले में खिचखिच हो रही है, सब कुछ ना कुछ नाटक बताते रहता है। पर अच्छा मतलब उसको चैंटिंग वगैरह के लिए भी मैंने थोड़ा सा मोटिवेट किया है, वो खुद नहीं करता है, पर उनको बोला है कि मोबाइल पे कुछ चालू रखिए विष्णु मंत्र वगैरह। एक्चुअली वो है जैन, उन लोगों को ये फॉलो नहीं करना होता है, पर फिर भी मैंने बोला कि कोई भी भगवान हो बस आपको लगाते रहना है, उसको कुछ मंत्र जाप उसके वाइब्रेशंस उसके पास पहुंच जाए बस। मैडम एज कितनी है पेशेंट की? मैम ये 23 इयर्स का बड़ा बच्चा है एकदम, पर बच्चा एकदम छोटा ही है, माइंड से एकदम छोटा है एकदम। जी मैम। और मैम उसको किस एज से शुरू हुआ था ये चीज? 1.5 साल का था तो उसे फीवर आया था काफी। हाँ, इसमें मैंने अस्थि मज्जा पाचक भी चलाया सर। जी सर। हेलो सर। सर इस केस में हम क्या वस्ती भी दे सकते हैं मैडम? जैसे ये? हाँ बोलिए। मैडम एक सवाल पूछना था, ऐसे केसेस में ब्लड ग्रुप सेम रहा माता पिता का तो वो रीजन हो सकता है क्या पेशेंट का, अगर जन्मजात उनको इपिलेप्सी है फीवर के कारण? अभी ये तो मैंने नोटिस नहीं किया, या फिर इसमें मुझे कुछ इतना डिटेल नॉलेज नहीं है जिसको प्लीज आंसर कर। ठीक है मैडम, सर से पूछ लेती है सर आएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए सर। सर मैडम उनका माता पिता का ब्लड ग्रुप सेम है। ऐसा एक केस है मेरे पास, उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप सेम है, इसकी वजह से उनके दोनों भी बच्चे सेम कंडीशन में है, मतलब उनको फीवर और एपिलेप्सी साथ में है। अभी एक नहीं बड़ा सर, बच्चा सेम ब्लड ग्रुप का और इसका कोई रीजन नहीं है। अगर कंटिन्यूएंसी है मतलब गोत्र अगर सेम है तो उसमें डिफरेंस रह सकता है। और दूसरा, क्या दोनों भी पेशेंट एपिलेप्टिक हैं? हाँ दोनों भी बच्चे, दोनों का सेम उनका कंडीशन है। कंडीशन की वजह उनका रिपोर्ट आप थोड़ा सा अगर ये कर पाएंगे, क्योंकि एपिलेप्सी भी काफी अलग अलग तरह की होती है। और दूसरा चीज, सेम ब्लड ग्रुप से कोई नहीं, अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट रहा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन एज पर माई नॉलेज सेम ब्लड ग्रुप will not lead to any congenital anomaly or any problem like epilepsy as per my knowledge. उन्होंने 3-4 साल पहले, हेलो मैम, हाँ ये बस, उन्होंने 3-4 साल पहले पेडियाट्रिशियन को दिखाया था, एक हमारे नजदीक है उनके पास, तो उन्होंने वही बताया रीजन वही है, दोनों भी बच्चों को सेम है, तो रीजन वही है। वो अब हो सकता है मॉडर्न में शायद मानते, तो वही मुझे कंफर्म करना था सर। नहीं सर, सेम ब्लड ग्रुप मैरिज एंड मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम एज पर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव मैंने सुना है, लेकिन सेम ब्लड ग्रुप का मुझे। अंजना मैम है ना यहाँ पे? हेलो मैम। मैम नहीं है सर। हाँ मैं हूँ सुन रही थी मैं। हाँ सर, मैडम सही कह रही है, अनुरिता मैम सही कह रही है। ऐसा कोई अभी फिलहाल तो नया आर्टिकल या रिसर्च ऐसा नहीं आया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम। यस यस मैम, यस। तो इसमें क्या है, ब्लड ग्रुप अगर सेम है भी तो मदर और फादर का
तो इस तरह की कोई इस प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बल्कि एबीओ इनकैपेबिलिटी अगर हो जाती है या नेगेटिव ग्रुप आता है, आरएच फैक्टर नेगेटिव होता है, तब कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचा भी जा सकता है। लेकिन सेम ब्लड ग्रुप होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं कि दोनों बच्चे में सेम आई है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रिसर्च हुआ है या ऐसा कुछ कार्य हुआ है। बाकी अगर ज्यादा होता है तो इस बात पर हम लोग और स्टडी करके आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? क्योंकि दोनों भी बच्चे हैं ना, मुझे उसकी वजह से ऐसा लगा था कि हेरिडिटी शायद हो सकता है। मे बी सर कि वो पैटर्नल या मैटरनल से कोई हेरिडिटी रहा हो। उनकी थोड़ी सी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप डिटेल में जाइए। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि दादी दादा या फिर परदादी दादा या किसी नानी नाना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि हेरिडिटी आया हो, लेकिन ब्लड ग्रुप से ये प्रॉब्लम आएगी ऐसा नहीं है। ओके मैम, फैमिली हिस्ट्री में पूछ लेता हूँ उनका, हाँ डिटेल पैटर्नल या मैटरनल होगा तो। थैंक यू मैम। शादी अगर नजदीकी रिश्ते में हो तो भी हो सकता है। मैम ये तो अभी लेटेस्ट रिसर्च भी आया कि जो सगोत्र मैरिजेस होती हैं वो उसमें ये सब चीजें रहती हैं, मतलब जेनेटिक और ये सारी चीजें ज्यादा मतलब ट्रेवल करती हैं। वही मैंने कहा ना, डिटेल फैमिली हिस्ट्री लेना पड़ेगा, है ना। मे बी कि वो फोर फादर है ना, क्या ग्रुप रहा है या क्या हिस्ट्री रही है या कैसी मैरिज हुई है, क्योंकि तुरंत ऐसा नहीं होता है कि अगर समगोत्र मैरिज हुई और उसी में तुरंत रिजल्ट मिल जाए। ये जो है जनरेशन टू जनरेशन ये हमको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता है। तो क्लोज हिस्ट्री जो होती है कि फैमिली हिस्ट्री जो होती है, हेरिडिटी करेक्ट जो कहना चाहिए कि जो हमारे पास आता है हेरिडिटरी रूप में, वो तो ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं आ रही है। और अगर केवल मदर और फादर का ब्लड ग्रुप सेम है और उससे ये डिजीज आ रही है, तो ऐसी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी रिसर्च आएगी इस तरह की डिजीज ऐसे में कॉमन। जी मैम। मैम जो ये अभी बात निकली है इसकी वजह से इज देयर लाइक कि एबी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आरएच फैक्टर वाले इनकी मैरिजेस में दिक्कत आती है, तो के मतलब दे शुड मैरी और नॉट, ये क्वेश्चन मतलब कभी पूछा जाता है लेकिन इतना सीरियसली लिया नहीं। ये मुझे मालूम है कि प्रोटीन्स और इसकी वजह से फर्स्ट डिलीवरी नहीं तो सेकंड डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन बहुत लोग पूछते भी हैं मैम, हाँ जी बहुत लोग पूछते भी है ये सवाल कि अगर हाँ जैसे पूछते, वो जस्ट अभी टॉपिक निकला और Yes, ma'am. इंटर कंसिक्वेंसी ये सब तो मैं बताती हूँ, लेकिन क्या हमने सजेस्ट मतलब आजकल तो ये कोई चीज देखते नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशन तो जरूर आता है, बिकॉज वी शुड नॉट डिनाई मॉडर्न साइंस ऑल्सो। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव अगर पेरेंट्स है तो मतलब कपल्स अगर हैं तो क्या उन्होंने शादी करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो उनको क्या ये केयर लेना चाहिए आगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी, क्योंकि मैंने ऐसे एक्चुअली मैम देखिए, जनरली देखिए 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी चीज में हम देखते हैं, हम 100 लोग एक साथ खड़े हैं, अगर 2% 3% किसी के मतलब 2 लोग निगेटिव है, वो वैसे भी कहते हैं ना स्पेशल हो जाते हैं, है ना। तो चाहे वो जेंट्स हो चाहे मेल हो या फीमेल हो, समटाइम्स क्या होता है कि वो ब्लड जो हमें जरूरत पड़ती है या कोई भी ऐसी एक्सीडेंटल हमें इमरजेंसी आती है, तो वो ब्लड हमको बहुत मुश्किल से मिलता है। मैडम मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक पीएससी में केस देखी थी आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, उसके बाद से मैं मतलब इस चीज पे थोड़ा सा सीरियस हाँ इसलिए, और आप हैं तो है ना। है मैम, है 100% है। लेकिन अगर हम उसको जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैटेगरी में रखें और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के हिसाब से उसको डील करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं खुद ए नेगेटिव हूँ और मेरे पास 2 बेबी हैं और दोनों बेबी मेरे बहुत अच्छे से मतलब बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के रहे, और चांस ये है कि बैड लक कह सकते हैं कि मेरे दोनों बेबी भी ए नेगेटिव है। तो लेकिन अब उसमें उसमें कुछ कह नहीं सकते, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो गॉड गिफ्टेड भी होता है जो ऊपर वाले ने बनाया है। मेरा मतलब ये था कि जहाँ इसके अगर ड्रॉबैक होते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि हमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत आसानी से मिल नहीं पाता है ना, क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमें बहुत इजीली मिल जाता है। अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, किसी को भी आ सकती है, तो ब्लड ग्रुप नहीं मिल पाता। सेकंड बात है कि जो फीमेल जेंडर होता है वहाँ पे जो प्रेगनेंसी वाली जो कंडीशन आपने बताई है, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ तो ऐसे केसेस होते हैं कि आप जानने नहीं पाओगे कि उसको वो निगेटिव कैसे, क्योंकि जो हम बहुत पहले से देख रहे हैं, हम लखनऊ कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय मैंने एक पेशेंट देखा था, उसको 5 डिलीवरी हुई थी, और वो ऐसा जमाना था कि वहाँ कोई जांच नहीं होती थी, कभी जांच नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत पुराना जमाना था और लोग
से ज्यादा आप कहो तो वो कहते थे अरे बड़े डॉक्टर साहब बन के आ रहे हैं, हमारे तो घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं। जब उसको सिक्स प्रेगनेंसी आई और हम वहाँ पे उस समय RSO की पोस्ट पे थे, तब उसको ब्लड ग्लूकोज बहुत कम पहुंच गया था। तो हमारा, क्योंकि हमें क्या होता था, वहाँ नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और अगर हमें लगता था एक केस हाई रिस्क में जा रहा है या उससे, तो हम उसको हायर सेंटर में रिफर कर देते थे। तो वहां जब हमने उसका ब्लड ग्रुप कराया तो उसको निगेटिव आया, समझ रही हैं आप। और वो मतलब 5 केसेस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने उसको, हाँ, हमने बोला कि आपके बच्चे की हमें टेस्ट कराना है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं बाहर आती हूँ, रूम में आती हूँ। हेलो मैडम की आवाज आ रही है मैम आपके साथ। अच्छा, तो फिर मैंने उसके बाद वो उस तरह के केसेस भी आते हैं। और कुछ केसेस जैसे आपने कहा कि हमने देखा, तो किसी किसी को सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी में ही बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि पहले हमें ब्लड ग्रुप कंफर्म करना है हस्बैंड का, वाइफ का। और अगर हमें लगता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी उसकी अनइवेंटफुल भी गई है, तो हमें बेबी ब्लड ग्रुप पता करना पड़ेगा। माँ का ग्रुप के साथ साथ हमें बेबी ब्लड ग्रुप भी पता करना पड़ता है। अगर बेबी ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो सेकंड प्रेगनेंसी में कहना चाहिए कि अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी जा सकती है। अगर बेबी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है RH एंटीबॉडी टाइटर। अगर क्या होता है कि अगर पहली प्रेगनेंसी में कहीं बेबी और मदर के ब्लड की मिक्सिंग हुई है, तो एंटीबॉडी जो होती है फॉर्मेशन होती है, वो ब्लड में पड़ी रहती है। अगर सेकंड प्रेगनेंसी आती है तो एंटीबॉडी टाइटर इंक्रीज कर सकता है। ये एंटीबॉडी टाइटर कितना है उसका एक रेशियो होता है, उसके हिसाब से फिर हमें एंटीजन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है मैम। अगर हमने उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया तो प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमने उस पर कंसंट्रेट नहीं किया और एंटीबॉडी टाइटर बढ़ता चला गया, तो वो बच्चे के लिए घातक होता है कि बच्चे के डेवलपमेंट में वो प्रॉब्लम करता है। कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ ऐसा बहुत कुछ रिस्क नहीं है, लेकिन अगर अवेयरनेस है पेशेंट में और पेशेंट टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, विद इन कहना चाहिए 2 मंथ में, विद इन 1.5 मंथ में हम कंफर्म कर लेते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट और उसकी पहली प्रेगनेंसी में जो बच्चा हुआ है उसको पॉजिटिव था, तो उस समय हमें पूछना पड़ता है कि आपने वो इंजेक्शन दिया था, जो इंजेक्शन 3000 का आता है। हमारी तरफ यूपी में थोड़ा सा इस तरह से ज्यादा होता है कि जो 3000 3.5 का एक इंजेक्शन खरीद के आता है, वो आपने प्रेगनेंसी बच्चा डिलीवर होने के बाद लगाया था। अगर वो इंजेक्शन उसको लगा है तो सेकंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडी बनने के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एज अर्ली एज पॉसिबल RH एंटीबॉडी टाइटर करा लेते हैं और उसके हिसाब से फिर हम उनको जरूरत होती है, अगर वो रिएक्टिविटी उसकी बड़ी होती है, उसकी टाइटर अगर ज्यादा आता है, तो फिर हम फिर से उसको एंटीजन इंजेक्शन दे सकते हैं। तो ये मतलब उसका जो प्रैक्टिकल जो कहना चाहिए हम क्लिनिकल अप्रोच उसकी यही है कि अगर एक्चुअली हम उसको हर मंथ या पेशेंट हमारा नॉर्मल चल रहा है, लग रहा है कि नहीं है, तो हम 2 मंथ 3 मंथ अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम RH एंटीबॉडी टाइटर करा के और उसके हिसाब से उसको मेडिकेशन देना पड़ेगा। यहाँ हम आयुर्वेद की दवा से काम नहीं चला सकते, यहाँ हमें उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीजन इंजेक्शन देना पड़ता है। क्लियर हुआ मैम? हेलो, चैट बॉक्स में लिखी कि उनको जाना है, उनका लेक्चर है। वो चली गई, अनुरिता मैम चली गई। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया। फिर हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों को, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू सर। प्रणाम सर। शुभ रात्रि सभी लोग।